हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्च्यून। माय नेम इज डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और आईपीओ के बारे में जिसका नाम है अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कंपनी के ओवरव्यू के बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उसके साथ साथ मैं कंपनी का रेवेन्यूज कितना है, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकल के आया हुआ है, कंपनी के कुछ और फाइनेंशियल जैसे कि कंपनी का ईपीएस, कंपनी का पीई रेशियो, इंडस्ट्री का पीई रेशियो कितना है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना निकल के आया हुआ है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके साथ साथ ये पर्टिकुलर कंपनी के कंपिटिटर्स कौन कौन से हो और उनके फाइनेंशियल्स क्या क्या है उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और लास्ट में हम ये बात करने वाले हैं कि क्या आपको आपके पैसे ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल पर नए हो और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना, ताकि जितने भी फ्यूचर के मेरे वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलो शुरू करते हैं आज के आईपीओ का ये एनालिसिस। दोस्तों, अगर मैं कंपनी के ओवरव्यू की बात करूं तो कंपनी की शुरुआत हुई थी 1984 के अंदर। अनुपम रसायन is one of the leading company engaged in the cotton synthesis and manufacturing of specialty chemicals in India। दोस्तों, इनका जो मेजर बिजनेस है वो 3 अलग अलग सेक्टर के अंदर डिवाइड हुआ है। ये जितना भी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाता है वो 3 सेक्टर को प्रोवाइड करता है। पहला सेक्टर है एग्रोकेमिकल्स, दूसरा है पर्सनल केयर और तीसरा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। मतलब इनका जो मेजर बिजनेस चल रहा है ये 3 सेक्टर के अंदर चल रहा है। दे आर ऑल्सो स्पेशलिटी प्रोड्यूसिंग द स्पेशलिटी केमिकल्स फॉर द पिगमेंट एंड डाइज एज वेल एज द पॉलीमर एडिक्टिव्स। दोस्तों, अगर मैं कस्टमर की बात करूं कि ये कंपनी अपने कौन कौन से कस्टमर को अपना सप्लाई देती है, तो फ्रेंड्स उसके अंदर पहला है सिंजेंटा एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड। दूसरी कंपनी है जो ये कंपनी का मेजर कस्टमर है वो है, उनका नाम है सुमितोमो केमिकल्स कंपनी। और तीसरी जो कंपनी है जो इसका कस्टमर है वो है यूपीएल लिमिटेड। फ्रेंड्स, इनका बिजनेस ना कि इंडिया में बट फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी फैला हुआ है। फ्रेंड्स, अगर मैं फॉरेन कंट्रीज की बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, जापान एंड इंडिया, ये 4 ऐसी कंट्री है जहां पर ये लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। मतलब मेजर सप्लाई जो इनके केमिकल्स का होता है वो ये 4 कंट्री के अंदर होता है। फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर भी इनके 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। उसमें से 4 जो है वो सचिन और 2 है वो झगड़िया के अंदर ऑलरेडी लोकेटेड है। फ्रेंड्स, उसके साथ साथ इनकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जो है वो कुछ 23,000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है। मतलब ये बिजनेस जो कर रहे हैं वो बिजनेस कारोबार एकदम अच्छा चल रहा है। कस्टमर्स का बेस ऑलरेडी बन चुका है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इससे पहले केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर से और 3 आईपीओ ऑलरेडी आ चुके हैं और ये तीनों आईपीओ ने बहुत ही अच्छा कारोबार किया है। मैं उनका नाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, पहला रोजारी बायोटेक जो इसी तरीके का बिजनेस चला रहा था। फ्रेंड्स, दूसरा नाम है उसमें से कैमकॉन स्पेशलिटी जो 100% लिस्टिंग हुआ था। मतलब ये भी अच्छी तरह से एज ए कंपिटिटर ही है उनका। और तीसरा जो अभी रिसेंट लिस्टिंग हुआ और अच्छा खासा लिस्टिंग हुआ, फ्रेंड्स उसका नाम हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मतलब ये चौथी ऐसी केमिकल कंपनी है जो अपना आईपीओ लेके आ रही है। फ्रेंड्स, अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम रेवेन्यू से। फ्रेंड्स, 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक का डेटा मेरे पास अवेलेबल है। उसके अंदर आप देख सकते हो कि मार्च 2018 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू कुछ 349 करोड़ के आसपास का था। वो बढ़कर हुआ मार्च 2019 के अंदर 520 करोड़ के आसपास। मार्च 2020 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था 539 करोड़ के आसपास। और दिसंबर 2020 के अंदर आप देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू ऑलरेडी पिछले साल के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा हो चुका है, एंड दैट इज 563 करोड़। दोस्तों, अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो मार्च 2018 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 40 करोड़ के आसपास का। मार्च 2019 के अंदर 50 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। मार्च 2020 के अंदर कुछ 52.97 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलरेडी हो चुका है। और आप देख सकते हो कि दिसंबर 2020 तक ये कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आया हुआ है वो कुछ 48 करोड़ के आसपास निकल के आया है। मतलब आप रेवेन्यू के अंदर भी अच्छा ग्रोथ देख रहे हो और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर भी आप अच्छा ग्रोथ देख सकते हो।
फ्रेंड्स, अगर मैं कुछ फाइनेंशियल्स की बात करूं तो कंपनी का पी रेशियो जो अपर प्राइस बैंड है दैट इज 555, उसके ऊपर निकल के आ रहा है 79.97 टाइम्स। हाँ, अगर मैं ये पी रेशियो को इंडस्ट्री पी के साथ कंपेयर करूं तो वैल्यूएशन बहुत ही महंगे दिख रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री पी ऑलमोस्ट निफ्टी पी के आसपास ही चल रहा है और वो है 42.81 टाइम्स। मतलब मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन करने जाऊं तो वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है। उसके साथ साथ मैं अगर ईपीएस की बात करूं तो कंपनी का ईपीएस फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर निकल के आया है कुछ 6.94, और पिछले 3 साल का वेटेड एवरेज ईपीएस की अगर मैं बात करूं तो दैट इज ऑल्सो 6.77। मतलब ईपीएस तो कंसिस्टेंटली उनका ऑलमोस्ट सिमिलर रहा हुआ है। दोस्तों, अगर मैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूं तो फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ था 9.62%, जो थोड़ा मेरे हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा लो है। और पिछले 3 साल का अगर एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूं तो दैट कम्स टू 10.18%। मतलब फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स। हाँ, एक थोड़ा कंसर्न मेरे लिए है कि कंपनी का ईपीएस थोड़ा कम है, और इंडस्ट्री पी की कंपैरिजन करने जाऊं तो कंपनी का पी रेशियो जो अभी अपर प्राइस बैंड के ऊपर निकाला हुआ है वो थोड़ा ज्यादा है। बाकी मेरे लिए कोई चिंता की चीज नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर दोस्तों, मैं आपके साथ कंपटीटर की डिटेल्स शेयर कर रहा हूं। फ्रेंड्स, इसके कंपटीटर कौन कौन से, पहले मैं उनके नाम बताता हूं आपको। पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, एस्टेक लाइफ साइंस लिमिटेड और एसआरएफ। ये 4 ऐसी मेजर कंपनीज हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड है, पीयर कंपनीज विच इज लिस्टेड इनटू द मार्केट। फ्रेंड्स, अगर मैं उसके पी और उसके ईपीएस की बात करूं तो आप देख सकते हो कि सभी कंपनी की कंपैरिजन में ये पर्टिकुलर कंपनी का पी रेशियो जो निकल के आया है वो एकदम हाईएस्ट लेवल पर निकल के आया हुआ है। अगर मैं पीआई इंडस्ट्रीज की बात करूं तो उसका पी रेशियो निकल के आया हुआ है 62.72 और कंपनी का ईपीएस है 33.08। अगर नवीन फ्लोरिन की बात करें तो कंपनी का पी निकल के आया हुआ है 32.20 और उसका ईपीएस है 82.60। अगर मैं एस्टेक लाइफ साइंस की बात करूं तो फ्रेंड्स उसका पी रेशियो निकल के आया हुआ है 42.73 और उसका ईपीएस है 24.29। और लास्ट में अगर मैं एसआरएफ की बात करूं तो उसका पी रेशियो निकल के आया हुआ है वो 30.58 है और ईपीएस 177.29। मतलब आप देख सकते हो कि और जो मेजर लिस्टेड पीयर्स है इसकी कंपैरिजन में ये पर्टिकुलर कंपनी का पी रेशियो एकदम हाईएस्ट लेवल पर है और इसका ईपीएस एकदम लोएस्ट लेवल पर है। कंसर्न है, पर देखो आजकल माहौल ये चल रहा है कि जितने भी आईपीओ आ रहे हैं वो अच्छे खासे गेन पर लिस्टिंग कर रहे हैं, तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं ये कंपनी के आईपीओ में अपने पैसे डालूं तो भी मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बट उससे पहले मैं आपके साथ आईपीओ की डिटेल भी शेयर करता हूं फ्रेंड्स। आईपीओ ओपन होने जा रहा है 12 मार्च को, जिसका क्लोजिंग डेट है 16 मार्च। फ्रेंड्स, ये कंपनी का जो प्राइस रेंज रखा हुआ है वो 553 से लेकर 555, मतलब आपको जब भी अप्लाई करना है तब 555 के अपर कट ऑफ पर ही आपको अप्लाई करना है। मार्केट के अंदर अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो आपको टोटल 27 शेयर्स का अलॉटमेंट मिलने वाला है। दोस्तों, ये कंपनी का इश्यू साइज कितना है, मैं इश्यू साइज की बात करूं तो कुछ 760 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ अपना लेके आ रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं कुछ एडवांटेजेस की बात करूं तो पहला एडवांटेज मेरे लिए ये है दैट डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस अक्रॉस द जियोग्राफी एंड इंडस्ट्री। जैसे मैंने आपके साथ बात किया कि भारत के अंदर ही उनके 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, उसके साथ साथ इनका बिजनेस यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब ऐसी अच्छी कंट्रीज के अंदर इनका बिजनेस चल रहा है। फ्रेंड्स, सेकेंड एडवांटेज ये है कि दे हैव अ इन हाउस R&D टीम टू फॉस्टर द प्रोडक्शन इनोवेशन के अंदर इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। थर्ड एडवांटेज इज डाइवर्सिफाइड एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। फोर्थ एडवांटेज विच इज कम्स आउट ओवर हियर इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। फ्रेंड्स, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो 6 अलग अलग फैसिलिटीज है और उसमें से 4 एक जगह पर है सचिन के अंदर और दूसरी जो 2 है वो झगड़िया के अंदर है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज की बात करूं तो कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड। आपने ऑलरेडी देख लिया, मैंने आपको बता दिया कि पिछले 3 साल से तो इनका कंसिस्टेंट रिकॉर्ड रहा है कि वो प्रॉफिट के अंदर है, उनका रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट होता हुआ है। दोस्तों, अगर मैं कुछ डिसएडवांटेजेस की आपके साथ बात करूं तो पहला डिसएडवांटेज ये निकल के आया है कि जितने भी पैसा ये लोग जमा करने वाले हैं आईपीओ से, मतलब 760 करोड़ का जो आईपीओ है उसमें से ज्यादातर पैसे वो लोग रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए करने वाले हैं। मतलब
अभी तो उन लोगों ने क्या किया हुआ है कि कुछ ऐसी बैंक्स है भारत की जहां से उन लोगों ने बोरोइंग के लिए अप्लाई किया हुआ है। बट ये आईपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव अगर मैं बोलूं तो ये है कि आपको यहाँ पर जो भी पैसा मिलेगा, ये कंपनी को जो भी पैसा मिलेगा वो अपना रीपेमेंट करने वाले हैं डेट को। दूसरा और मेजर डिसएडवांटेज ये है, अ पोर्शन ऑफ नेट प्रोसीड यूटिलाइज फॉर रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ लोन्स टेकन फ्रॉम एक्सिस बैंक। फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक के साथ इनका बहुत अच्छा कारोबार चलता है। मतलब एक्सिस बैंक ने बहुत सारे पैसे ये पर्टिकुलर कंपनी को दिए हुए हैं, तो इसमें से जो भी पैसे आएंगे वो पैसे एक तो उनको जो अपना डेट है उसको क्लियर करना है, और उसके साथ साथ जो भी बोरोइंग्स लिया हुआ है एक्सिस बैंक से इनको पेमेंट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, तीसरा डिसएडवांटेज ये है, पता नहीं मैं इसको कैसे समझूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके जो प्रमोटर्स हैं उसमें से एक प्रमोटर ऐसे हैं जिनको अपने बिजनेस के बारे में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। मतलब ये बिजनेस क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, रेवेन्यूज कैसे आते हैं, प्रॉफिट कैसे आता है, मतलब कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब आप प्रमोटर हो तो किसके लिए हो फिर। चौथा डिसएडवांटेज ये है, दे हैव द इनएबिलिटी टू कलेक्ट द रिसीवेबल एंड डिफॉल्ट इन पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे करोड़ों रुपए इनके ऐसे हैं जो ऑलरेडी डिफॉल्ट ऑलमोस्ट होने को आए हैं, क्योंकि इनकी इनएबिलिटी ये है कि दे आर नॉट बीन एबल टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द कस्टमर्स। और चौथा और लास्ट डिसएडवांटेज ये है दैट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंक्रीज इन द शिपमेंट कॉस्ट। मतलब जो रॉ मटेरियल आता है वो बाहर से आता है, फॉरेन कंट्रीज से आता है। अगर रिस्ट्रिक्शन कुछ आया इंपोर्ट के अंदर, रॉ मटेरियल खरीदने के अंदर, या शिपिंग कॉस्ट कुछ उनकी बढ़ गई, तो दे हैव अ मेजर इम्पैक्ट इन देयर पर्टिकुलर बिजनेस। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ शेयर किया कि कंपनी के एडवांटेजेस क्या है और कंपनी के डिसएडवांटेजेस क्या है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या आपको आपके पैसे ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरी बात करो और फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो मेरे लिए थोड़ा बहुत कंसर्न है। क्यों? क्योंकि आपको देख सकते हो कि पी रेशो पूरी इंडस्ट्री, मतलब जितने भी कंपनी उसकी कंपैरिजन में सबसे हाई है, और उसके साथ साथ कंपनी का ईपीएस बहुत कम है। फ्रेंड्स, बहुत सारा डेट कंपनी के ऊपर ऑलरेडी है, मतलब डेट फ्री तो है ही नहीं बिल्कुल। तो मेरे लिए शायद थोड़ा कंसर्न है कि मैं अपने पैसे लगाऊं कि नहीं लगाऊं। पर एक चीज है फ्रेंड्स, देखो, बहती गंगा में हाथ धोना बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अभी है ना मार्केट, आईपीओ मार्केट, जो इंडस्ट्री ऐसी चल रही है, मतलब जो भी कंपनी आती है वो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आपको देके चली जाती है। तो क्या ये रोजारी बायोटेक, कैमकॉन स्पेशलिटी, हिरनबा इंडस्ट्री जैसा आपको लिस्टिंग गेन दे सकता है? फ्रेंड्स, चांसेस पूरे हैं कि आपको उतना ही लिस्टिंग मिलेगा। मतलब मेरा रेकमेंडेशन ये है कि लिस्टिंग डे गेन के लिए अगर आपको पैसे लगाने हैं तो आप लगाओ। आपको करीबन मेरे हिसाब से 30-35% के आसपास का रिटर्न लिस्टिंग डे पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपकी ये पर्टिकुलर आईपीओ के बारे में सारी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी भेजो, ताकि वो लोग अगर आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको भी पता चले कि कंपनी के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या क्या है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरी चैनल को फॉलो करते रहो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।